डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी शॉ है और मैं मैसाचुसेट के वाल्टा शहर का रहने वाला हूँ। मुझे वसीयत में एक बहुत बड़ा घर मिला है और इसी घर के साथ कई मुसीबतें। इस घर में पिशाच रहते हैं जो घर के और मेरे अंगरक्षक हैं। वो हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन इस घर में और भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। मेरा एक दोस्त साइमन, जिसकी दुकान पर मैं काम करना शुरू कर चुका हूँ, उसके भी कई रहस्य हैं जो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहे हैं। उसके पिता मेरे इस घर के बाहर वाले जंगल में उन भेड़ियों के शाप से आज़ाद हो चुके हैं और उन्हें आज़ाद करने के लिए मुझे भेड़ियों की दुनिया से उस चाबी को लाना पड़ा। लेकिन मुसीबत खड़ी हो गई। उस चाबी के इस्तेमाल के बाद से ही जब वो गेट खुला तो वो पेड़ हरकत करने लगे। जंगल के उन पेड़ों में जैसे जान आ गई हो और घर के अंदर दरारें आना शुरू हो गई। उससे पहले इस चार दीवारी के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं आ सकती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो दरारें घर के आसपास बढ़ती जा रही हैं और उन दरारों से लाल रंग की रोशनी निकल रही है। वो पेड़ जो घर की इस चार दीवारी के बाहर ही थे, वो अब धीरे धीरे अंदर भी उगने शुरू हो गए हैं। उनका आकार बढ़ेगा और वो शैतानी पेड़ कुछ करेंगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन साइमन के पिता जो उस शाप के कारण फंसे हुए थे, वो हमें सारी जानकारी दे रहे थे। साइमन के पिता बता रहे थे कि वो मेरे चाचा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे चाचा जी कैसे कई जादू किया करते वो हमेशा पूछा करते थे, लेकिन मेरे चाचा जी जादू की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताते थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने सच्चाई साइमन के पिता को बताना शुरू की थी कि इस घर में ही वो जादू है, दूसरी दुनियाओं के वो दरवाजे जिसके रास्ते अलग ग्रहों पर जाया जाता है। उनकी शक्ति जब इस ग्रह पर आती है तो अलग ही रूप अख्तियार कर लेती है। वो इस शक्ति से किसी पंचसूत्र को रोकना चाहते थे। इन चाबियों से ही पंचसूत्र को रोका जा सकता है और तुम्हारे चाचा जी उस पंचसूत्र को रोकने के लिए इन दरवाज़ों में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई और उससे कुछ समय पहले मैं भी इस जंगल में फंस गया था। तुम्हारे चाचा जी मुझे इस दरवाजे के पार ले जाने वाले थे और दिखाने वाले थे कि यहाँ पर भेड़िए हैं। हमने उस किताब में पढ़ा था कि भेड़िए शाप से ग्रस्त हैं, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने वाला भी इस शाप से बंध जाएगा। मैं भी इसी शाप से बंध गया और इन भेड़ियों के साथ ही रहने लगा। मेरी सोच भी भेड़ियों जैसी हो गई थी और ये जिस पर गुस्सा करते मुझे उसे मारना पड़ता। जंगल में मैंने भी कई लोगों को मारा, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे चाचा जी ने बताया था, इस जंगल, इस घर के आसपास अन्य ग्रहों की कई शक्तियाँ समाई हुई हैं। उन सब के प्रचंड रूप को धीरे धीरे यहाँ पर रोका गया है, लेकिन जैसे ही पंचसूत्र जिंदा होगा वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर राज करेगा। इस इंसानों की दुनिया पर वो राज करना चाहता है और उसे पहले भी रोका गया था। वो दोबारा जिंदा होना चाहता है। हमें साइमन के पिता ये बता रहे थे जो उन्होंने मेरे चाचा जी से सुना था, लेकिन किताबों को वो पढ़ नहीं पाते थे। इस घर के अंदर वो जा नहीं पाते थे। चाचा जी ने कभी भी इस घर के अंदर उन्हें आने नहीं दिया था। वो इतनी बड़ी मुसीबत में उन्हें डालना नहीं चाहते थे और यही काम मैं करने वाला था। भले ही मैं साइमन को इस घर के अंदर आने देता, लेकिन मैंने साइमन के पिता को कह दिया था कि आपको इस मुसीबत में मैं डालना नहीं चाहता। साइमन खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आना चाहता था और अब इन पेड़ों को रोकने के लिए हमें पेड़ों की दुनिया में जाना था। साइमन के पिता को हमने यहाँ से भेज दिया था। वो अपने बच्चे की चिंता कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें भेजने के बाद हमें थोड़ी सी परेशानी कम लगी।
मैं और साइमन उन किताबों को खंगाल रहे थे, उन किताबों से जानकारी ढूंढ रहे थे कि पेड़ों की दुनिया में हमें क्या मिलेगा। हमारे पास वो पत्ते थे जो हम जंगल से लाए हुए थे। उन्हें पेड़ों की उस किताब के बाहर रखते ही उस किताब के अंदर वो अक्षर सीधे होने लगे, वो समझ में आने लगे और हमें पेड़ों की दुनिया का इतिहास भी पता लगना शुरू हो गया। दूसरा दरवाज़ा, जिस पर पेड़ के आकार का वो ताला लगा हुआ था, वो पेड़ों की दुनिया का दरवाज़ा था। उस दरवाजे के पार जाते ही हमें पेड़ों की दुनिया में कुछ अजीब देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंसान भी हैं, पेड़ भी हैं और अजीब अजीब शक्तियाँ भी। हमारी इस दुनिया में पेड़ों का चलना तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन वो दुनिया पेड़ों की है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्ति पेड़ों के पास ही है। उनके पास सबसे तेज दिमाग है, इसीलिए वो उस ग्रह पर जीवित रह पाते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी वो सबके साथ मिलकर रहते हैं। वहाँ से हमें वो चाबी लानी होगी जो बाहर वाले उस गेट पर लगाने के बाद यहाँ के ये शापित पेड़ भी सही हो पाएंगे। अगर हम उस चाबी को नहीं ला पाए तो ये पेड़ भी शापित और शैतानी होते चले जाएंगे, जो धीरे धीरे ज़मीन में दरारें डालते चले जाएंगे। इनसे निकलने वाले पेड़ यहाँ दुनिया को बर्बाद कर देंगे। उससे पहले हमें वो चाबी लानी ही होगी। लेकिन पेड़ों की दुनिया की ज़्यादा जानकारी उस किताब में नहीं थी, बल्कि इस दुनिया के पेड़ों की जानकारी ज़्यादा थी। पेड़ों पर पाई जाने वाली चुड़ैलें, भूत प्रेत जो पेड़ों के पास निवास करते हैं, इन पेड़ों के नीचे क्या होता है, जड़ें किस तरह से दूसरी दुनिया की वो शक्ति यहाँ खींचा करती है। हमें ऐसी जानकारी की ज़रूरत नहीं थी। हमें ये पता करना था वो चाबी कहाँ से मिलती है। भेड़िए की दुनिया से वो रीढ़ की हड्डी के अंदर से मिली थी चाबी, और यहाँ पर भी वो चाबी आसानी से नहीं मिलने वाली, ये हम जानते थे। हमें अब उस दुनिया में जाना था और मैं और साइमन तैयार थे। हम उस पिशाच के साथ बेडरूम में गए और उस पिशाच से मदद मांग रहे थे। हमें कुछ ऐसा दो जो इस दुनिया में हमारी मदद करे। वो चोला और वो कवच भेड़िए की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर गया था, और पिशाच हमें दोबारा उसी हॉल में ले गया जहाँ बहुत सारे यंत्र पड़े थे। उसने हमारा चोला और वो कवच उतरवा दिया। इसके बाद उस पिशाच ने एक पारदर्शी कवच सा दिया। वो कवच बस पतले से कागज़ का लग रहा था, लेकिन वो कागज़ पारदर्शी था। हम दोनों ने वो कवच बिना सोचे ही पहन लिया था। उसके बाद एक छड़ी हमारे हाथ में पकड़ा दी, और हम दोनों ने वो एक एक छड़ी को जैसे ही पकड़ा, वो हमारी कलाई से एक रिंग की तरह चिपक गई, और वो कलाई पर ढीली सी पड़ गई थी, आसानी से निकाली जा सकती थी। पहले छड़ी और अब रिंग, आखिर ये चीज़ क्या है? ये सवाल भी हमने उस पिशाच से किए, और उस पिशाच ने उंगली आगे बढ़ा दी। वो उस उंगली के सहारे उस किताब में ही बता सकता था, हमारे कान में भी वो ये जवाब नहीं दे सकता था। हमारे पास समय कम था। बाहर से आवाज़ें आने लगी थीं, जड़ें ज़मीन से निकलना शुरू हो गई थी। वो छोटे छोटे पौधे बड़े आकार में आने लगे थे और वो हिल रहे थे। धीरे धीरे अपनी जड़ें खिसकाते हुए, उन दरारों से बाहर आते हुए वो घर के और करीब आना चाहते थे। वो घर पर कब्जा करना चाहते थे। हम उसी दरवाजे के आगे खड़े हो गए। वो जंगल से लाए हुए पेड़ के पत्ते उस ताले पर रखते ही वो ताला खुल चुका था और उस दरवाजे से रोशनी निकल रही थी, लेकिन ये रोशनी पीले रंग की थी। पहले दरवाजे से सफ़ेद रंग की रोशनी दिखी थी और यहाँ पर पीले रंग की रोशनी दिख रही थी। हमने वो दरवाज़ा जैसे ही खोला, सामने काले रंग का पर्दा लगा हुआ था जो काफ़ी पारदर्शी सा दिख रहा था। उसके पार से आ रही पीली रोशनी नज़र तो आ रही थी, लेकिन इस पर्दे को पार करके जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जैसे ही हमने हाथ लगाया, वो पर्दा काफ़ी कमज़ोर सा था, थोड़ा फट गया। दोनों हाथों के सहारे उस पर्दे को फाड़ा जा सकता था, लेकिन उस पर्दे के आगे और कई पर्दे लगे हुए थे जो इसी तरह फाड़ कर आगे बढ़ना था। हम उन पर्दों को फाड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और हमें डर था हमें कैसी दुनिया देखने को मिलेगी। हम उन पर्दों को फाड़ते फाड़ते साधारण ज़मीन पर निकल आए थे। जैसे ही हम उस मैदान में पहुंचे, हमने सोचा हुआ था यहाँ चलते हुए पेड़ दिखेंगे, भयानक रूप वाले पेड़ दिखेंगे जो हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे या हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, ये मैदान साधारण था। सामने तालाब था,
तालाब के पास के मैदान पर छोटी छोटी घास लगी हुई थी। यहाँ छोटे छोटे पेड़ हवा के कारण थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। बड़े पेड़ दूर दूर तक दिखे नहीं थे। यहाँ कुछ इंसान दिखे। 2 औरतें काला चोला पहने सामने से चलती हुई आ रही थी, जिनके हाथ में बड़ा सा बर्तन था। उस बर्तन में कुछ था जो थोड़ा चमक रहा था, लेकिन वो हमारे पास से निकल गई। हम उन झाड़ियों के पीछे जैसे छिपने की कोशिश तो कर रहे थे। अगर वो देखने की कोशिश करती तो वो देख सकती थी, लेकिन झाड़ियों को हिलता होने के बावजूद भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हम दोनों थोड़ा डरे हुए थे। नई दुनिया में थे, इसलिए किसी से पहले बात नहीं करना चाहते थे। हमें तो घास और पौधों से भी डर था, क्योंकि पेड़ों की दुनिया में हर चीज़ चलती हो सकती है। कुछ हिल तो नहीं रहा था, लेकिन बस डर मन में था। धीरे धीरे उस मैदान से हम आगे निकले। वहाँ बड़े बड़े पेड़ नजर आए। वहाँ जंगल का इलाका था और हमें उन पेड़ों के बीच से होकर ही गुजरना था। जैसे जैसे हम उन पेड़ों के पास जाते गए, उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था ये अजीब से पेड़ हों। कुछ पेड़ों पर बिल्कुल पत्ते नहीं थे और ऐसे पेड़ अब भी जिंदा थे, उनसे जैसे पानी की बूंदें टपक रही थी। जमीन पर पानी की बूंदों के निशान बने हुए थे, जो उस पेड़ से निकलने वाली बूंदें ही थी। गूंद जैसी बूंदें जमीन पर गिरती और फर्श का निर्माण कर देती। उसके बाद उन पेड़ों के पास से हम गुजरते रहे। किसी पेड़ ने हमला तक नहीं किया और धीरे धीरे डर कम होता गया। हमें अब इस दुनिया की भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होने लगी थी और उस जंगल से थोड़ा ही आगे कुछ घर नजर आए। लकड़ी के बने हुए घर। ऐसा लग रहा था हम इंसानों के घरों जैसे ही हैं। वो झोंपड़ी के आकार के घर थे, जिसके बाहर लाइट जल रही थी और वहाँ आस पास और भी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी दुनिया में पाई जाती हैं। वहाँ कुर्सियाँ बनी हुई थी लकड़ी की। वहाँ पत्थर के फर्श बनाए गए थे। वहाँ बैलगाड़ी भी थी, जिसके पास एक बैल को बांधा गया था। हमने वहाँ आसपास कई कीड़े मकोड़े जानवर देखे और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई और दुनिया है। ये तो हमारी दुनिया जैसी ही है, कोई फर्क है ही नहीं। उसके बाद हम गांव के घरों के पास से गुजरते रहे। उस गांव को देखते रहे, यहाँ क्या अलग है। धीरे धीरे एक अलग चीज लगी हमें। यहाँ सिर्फ औरतें हैं, मर्द मौजूद हैं ही नहीं। सिर्फ औरतें। काला चोला पहने हर औरत दूसरी औरत जैसी ही लग रही थी, जैसे हर किसी की शक्ल एक जैसी ही हो। हर जगह ऐसा ही माहौल था। वो सब काम पर लगी हुई थी। उसके बाद हमने घरों के अंदर जाकर देखा कि यहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी, कोई बच्चा मौजूद हो, लेकिन नहीं। एक ही आकार की, एक ही रूप की बहुत सारी औरतें, हर कोई अपने अपने काम पर लगी हुई। हम उस गांव से थोड़ा आगे निकले थे और उस जंगल में और थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। सामने एक बर्फ का पहाड़ नजर आ रहा था जो काफी दूर था और उसके नीचे जलती हुई वो रोशनी भी दिख रही थी जो बार बार इस तरफ आंखों में चुभे जा रही थी। पास के तालाब में नहाती हुई वो औरतें दिखीं जो काला चोला पहने ही उसी तालाब के अंदर बार बार नीचे जाती और तैरती हुई बाहर आ जाती। काफी हैरानीजनक था। वो चोला जैसे गीला हो ही नहीं रहा था, जैसे वो चोला भी उनके शरीर का ही अंग हो। इसे देखने के बाद थोड़ा थोड़ा डर सा लगने लगा था। वो पानी भी पारे जैसा था, उनके शरीर से फिसलता हुआ जैसे दोबारा उसी तालाब में चला जाता। उसे कुछ दूर उस बर्तन से खींचने के बाद भी जैसे ही नीचे गिराया जाता, जमीन उस पानी को सोखती नहीं बल्कि पारे की तरह तैरता हुआ दोबारा वो उस तालाब से जुड़ जाता और उसी में समा सा जाता। हमने कोशिश की उस पानी को उस तालाब से निकालने की, लेकिन नहीं, हाथ तक गीले नहीं हो पा रहे थे, वो ऐसा पानी था। इसके बाद हमने हिम्मत करके एक औरत से बात करने की सोच ही ली। वो काले चोले वाली औरत एक पत्थर पर बैठी हुई थी और वहाँ फूलों को बार बार ज़मीन से निकाले जा रही थी और ज़मीन में गाड़े जा रही थी। हम दोनों उसके पास गए और उससे बात करना शुरू कर दिया। पहले हमने पूछा, यहाँ पर कोई मर्द मौजूद नहीं है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस दुनिया से नहीं, हम बाहर से आए हैं और हमें छोटा सा काम है। हमें पेड़ों की चाबी चाहिए। हमने ये कहा था और वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और फिर से उस फूलों पर ध्यान दे दिया उसने, जैसे हमें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। हम फिर से उससे सवाल करने लगे और वो बार बार मुस्कुराती रहती।
हम उससे जितने भी सवाल करते वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बस उसकी मुस्कुराहट ही हमारी तरफ होती और वो हमें इग्नोर करती जा रही थी। हमने सोचा ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देगी, हमें किसी और के पास जाना होगा। दोबारा हम उसी गांव की तरफ चल पड़े थे जहां बहुत सारी औरतें थीं। सबसे पहले हम उन औरतों के पास गए जो वहां पत्थर पर मारकर मसाले जैसा कुछ बना रही थी। वहां वो छोटी छोटी मिर्च को डालती और उनसे मसाला बनाकर एक बर्तन में रखे जा रही थी और वो बर्तन अब भी बिल्कुल खाली था और वो बहुत ज़्यादा समय से ये काम कर रही थी। उनके पास जाकर हमने पूछा, क्या यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता? वो औरत हमको जवाब ही नहीं दे रही थी। तो वो काले चौले वाली औरत भी हमें देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यहाँ पर कम ही बात करते हैं। तुम इंसानों की बस्ती से इतना दूर चलकर क्यों आए हो? यहाँ तुम्हें क्या काम पड़ गया? हम अब थोड़ा घबराए हुए थे तो हमने कहा, हम थोड़े काम के लिए आए हैं, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? तो उस औरत ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बात कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी तो मेरी मदद करनी होगी। मुझे उस पेड़ के फल चाहिए। मैं उस पेड़ पर चढ़कर उसके फल नहीं उतार सकती। अगर तुम उन फलों को तोड़कर मेरे लिए मेरे हाथ में लाकर रख दोगे तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। जैसे ही हमने गर्दन घुमाई तो वो सबसे ऊंचा पेड़ था। ये किस चीज का पेड़ था जिसके बिल्कुल शिखर पर एक एक सेब लगा हुआ था। उस औरत ने डिमांड की थी कि उसे 10 सेब चाहिए और हमें 10 पेड़ों पर चढ़ना पड़ता। इतने ऊंचे पेड़ और चढ़ने का कोई रास्ता नहीं। मुझे पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता और ना ही साइमन को आता था। आखिर हम इसके शिखर पर कैसे पहुंचेंगे? हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ झांक रहे थे। ये मदद किए बिना हम उससे सवाल जवाब कर ही नहीं सकते थे और किसी और औरत के पास जाते तो वो भी हमें कोई ना कोई काम तो देती ही या बिल्कुल सवालों के जवाब न देती। एक मानी है तो इसका काम तो करना ही होगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए पहले उस पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ के नीचे खड़े थे हम। उस पेड़ के शिखर पर सिर्फ एक ही फल लगा था, वो सेब। कोई भी पत्ता नहीं, बहुत सारी टहनियां और ये पेड़ कंटीला सा दिख रहा था। इस पर चढ़ेंगे तो हमारे कपड़े फटेंगे, मांस भी खींच सकता है। कैसे पहुंचेंगे शिखर पर? इसके बाद हम फिर से उसी औरत के पास चले गए और उससे सवाल करने लगे, आखिर इस पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे? भले ही हम जोर से चढ़ सकते हैं लेकिन इतना कंटीला पेड़, हमारे कपड़े फट जाएंगे और अगर इन कांटों में हम फंस गए तो नीचे गिर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। आप कोई और काम बता दीजिए। इसके बाद वो औरत हंसने लगी थी। मुझे भूख लगी है, मुझे वही फल खाना है, तो मैं क्या करूं? तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं भी तो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। अब साइमन ने तो जवाब दे दिया था कि ये काम मुझे ही करना होगा, तो मैंने भी कोशिश शुरू कर दी। उस कंटीले पेड़ पर जैसे ही मैंने पैर रखा, वो कांटे जैसे अपने आप उस पेड़ के अंदर की तरफ चले गए। मैं उस कांटे को छूना चाहता था लेकिन वो कांटा पेड़ के अंदर था। जैसे ही मैंने वहां पर हाथ रखा, मेरा हाथ उस पेड़ से जैसे चिपक गया था। उसके बाद मैंने बाजू का जोर लगाया और उस पेड़ पर थोड़ा ऊपर चढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पेड़ पर ऊपर चढ़ता जाता, जैसे उस पेड़ में थोड़े थोड़े खड्डे बन रहे थे ताकि मैं पैर फंसा पाऊं। जितना मुश्किल वो नजर आ रहा था असल में उतना था नहीं। हाथ ही चिपक जाते, पैर चिपक जाते ताकि फिसल ना हो जाए और खड्डों में पैर फंसने के कारण गिरने के कोई भी चांस नहीं थे। फिर भी उस पेड़ पर ऊपर चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई थी और बिल्कुल शिखर पर पहुंचकर जैसे ही मैंने उस सेब को तोड़ा, नीचे फेंका, मैं सोच रहा था अब दूसरे पेड़ पर चढ़ना है। 10 सेब कैसे लेकर आऊंगा? लेकिन एक फल को तोड़ते ही वहां पर छोटा सा फल निकल आया। धीरे धीरे 2 मिनट में वो एक बड़ा सेब बन गया। मैंने जैसे ही उसे तोड़ा, एक छोटा सा फल फिर से निकला, फिर से बड़ा सेब बन गया। धीरे धीरे करके मैंने 10 सेब वहां से तोड़ दिए थे और नीचे फेंक दिए थे। अब धीरे धीरे मैं उस पेड़ से नीचे उतर आया। साइमन के पास 10 सेब थे और हमने अपना काम कर दिया था। जितना मुश्किल लग रहा था असल में उतना मुश्किल था नहीं। ये पेड़ जितना मांगो उतना फल देते हैं। यहाँ पेड़ों की दुनिया है। जरूर ये पेड़ मर्जी से फल लगाते होंगे। ऐसे पेड़ पर सेब कैसे लग सकता है? हमने उन सेबों को इकट्ठा किया और उसी औरत के पास पहुंच गए। जैसे ही उस औरत को एक एक करके हमने हाथ में सेब पकड़ाए, वो उन सेबों को पकड़ती रही, अपने मर्तबान में डालती रही।
वही मर्तबान जिसमें वो मिर्च डाल रही थी और वो बिल्कुल खाली मर्तबान था, अब धीरे धीरे एक एक सेब से वो पूरा मर्तबान भर चुका था। पहले एहसास हुआ था ये जादुई मर्तबान है जो हमेशा खाली रहता है, लेकिन नहीं, इन सेबों से वो मर्तबान भर चुका था और उस औरत का चेहरा भी खिल चुका था। बहुत खुश नजर आ रही थी और उसने हम दोनों को गले से लगा लिया। उसके बाद वो हमसे कहने लगी, क्या पूछना चाहती हो? पूछो, तुमने तो बहुत खुश कर दिया। ये फल कब से खाना चाहती थी, मिल ही नहीं रहा था, कोई देता ही नहीं था, तुमने ला दिया, वाह मजा आ गया। अब बड़ी चतुराई से मैंने भी सवाल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे इस दुनिया की सारी सच्चाई बताओ। मैं जानना चाहता हूँ ये दुनिया काम कैसे करती है। इसे पेड़ों की दुनिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ साधारण हैं, जबकि कई और दुनियाओं में तो पेड़ चलते फिरते भी हैं, वो नुकसान भी पहुँचाते हैं। यहाँ ये सब क्या है? तो उस औरत ने बताना शुरू किया, अच्छा सवाल है, तुम जानते तो होगे ही, हमारी ये दुनिया पेड़ों की दुनिया है। यहाँ सबसे समझदार पेड़ ही हैं, इसीलिए वो सब देते हैं जिससे ये दुनिया चलती रहे। हम फल मांगे ये फल देते हैं, हम सब्जी मांगी ये सब्जी देते हैं, हम मिट्टी को पोषित रखते हैं, इसी तरह ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने मजाक में कहा, मुझे तुम्हारे मुंह से सब जानना है। अब मुझे ये बताओ, मुझे पेड़ों की वो चाबी कैसे मिल सकती है, वो शक्तिशाली चाबी? वो औरत थोड़ा मायूस सी हो गई थी और कहने लगी थी, वो चाबी, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? मैंने कहा, हमें पता करना है, हमें वो चाबी चाहिए, हम दूसरी दुनिया से आए हैं। इसके बाद उसकी आंखें चमक सी गई थी। दूसरी दुनिया से आए हो? कौन सी दुनिया से? क्या तुम यहाँ इंसानों की बस्ती से नहीं आए? मैंने कहा, नहीं, हम दूसरी दुनिया से आए हैं, बहुत मजबूर हैं, हमें वो चाबी चाहिए, उसके बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उसने कहा, कौन सी दुनिया से? मैंने कहा, इंसानों की दुनिया से। मैंने जब ये शब्द कहा था वो जैसे सन्न हो गई। ये शब्द मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहे थे, लेकिन वहाँ हर कोई रुक कर मेरी आवाज़ सुनने लगा था। वो सब औरतें मेरी तरफ घूरने लगी थी और धीरे धीरे हमारे करीब आती जा रही थी। उनके कदम हमारी तरफ बढ़ रहे थे जो बहुत डरावने लग रहे थे। उनकी चाल ही अजीब सी हो गई थी, उनकी हंसी अजीब सी हो गई थी। वो पागलों की तरह हंसने लगी थी, हम पर हंसे जा रही थी और चारों तरफ से हमको घेरे जा रही थी। ये इस दुनिया का नहीं है, ये इस दुनिया के नहीं है, इन्हें शिकार बनाया जा सकता है। ये तो नियम का उल्लंघन नहीं हुआ ना? नियम तो ये है, इंसानी बस्ती से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन ये तो यहाँ के हैं ही नहीं। अब ये कहते हुए उनका रूप बदलने लगा था। वो सुंदर चेहरा भयानक रूप लेना शुरू हो गया था। उनकी हंसी भी भयानक होने लगी थी। उनके नाखूनों के आकार भी लंबे होने लगे थे। वो भयानक चुड़ैलों जैसा आकार, हमें देखकर डर लग रहा था। उनके पैर जैसे गायब हो गए थे, वो हवा में उड़ने लगी थी और हमारे आसपास मंडराने लगी थी। धीरे धीरे वो हमारे करीब आती, हमारे कपड़ों को खींचने की कोशिश करती। ऐसा लग रहा था वो हमें शिकार बनाने के लिए तैयार हैं। और मैंने साइमन को इशारा कर दिया था, ये साधारण औरतें नहीं हैं, ज़रूर ये चुड़ैलें हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ भागना शुरू हो गए। उन कुछ चुड़ैलों को धक्का दिया और वो धुएं की तरह वहाँ पर छा गई थी और दोबारा अपने आकार में आ गई। उसके बाद हमारा पीछा हो रहा था और हम उसी जंगल में भागे जा रहे थे। यहाँ जैसे जैसे उस घने जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ अलग से हो गए थे। यहाँ कुछ पेड़ जाल बिछाए हुए थे, जैसे मकड़ियों का जाल बिछा हुआ हो। उनके बीच से निकलने में बहुत परेशानी हुई और वो चुड़ैलें हमारे बहुत करीब थीं। अगर हम में से कोई फिसलकर या फंसकर गिरता तो वो घेर कर शायद हमें नोच नोच कर खा लेती। आखिर एक जगह हम फंस ही गए। पेड़ बहुत ज़्यादा घने थे, एक पूरी दीवार बनी हुई थी। पेड़ एक साथ चिपके हुए थे और वहाँ से आगे निकला नहीं जा सकता था। एक तरफ का रास्ता बंद हो चुका था, दूसरी तरफ चुड़ैलें ही चुड़ैलें थीं। उन्हें धक्का देकर निकला नहीं जा सकता था। उनकी संख्या 20 से ज़्यादा थी। पीछे बस आंखें ही आंखें दिख रही थी और वो काले चोले जैसे एक दूसरे में समाते जा रहे थे।
पता ही नहीं लग रहा था कितनी चुड़ैलें धुआं बनकर आसपास छाई हुई थीं। उनकी हंसी बहुत अजीब थी। वो एक एक करके पेड़ों पर छलांगे लगाने लगी। उनकी आंखों से निकलने वाली वो पीली सी रोशनी जैसे इधर उधर लाइनें बना रही थी। वो रोशनी हिलती जा रही थी और करीब आती जा रही थी। वो चुड़ैलें हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमारे बाजुओं पर अपने नाखून गड़ाने शुरू किए, हमें दर्द होना शुरू हो गया था। इसके बाद समझ नहीं आ रहा था आखिर हम क्या करें। तो साइमन ने कहा, ये कवच और ये छड़ी जो कलाई से बंधी है, इन दोनों का कोई तो काम होगा ना। हमने अपनी टी शर्ट को खोल के उस कवच को सामने कर दिया था और उस चुड़ैल ने जैसे ही अपने नाखूनों को उस कवच में गाड़ने की कोशिश की, उस कवच से पानी बहने लगा था। उस पानी ने हमारे पूरे शरीर को गीला कर दिया था। हमारा पूरा शरीर गीला था और ज़मीन में भी पानी बहने सा लगा था। कवच में इतना पानी तो नहीं था, लेकिन यहाँ पानी ही पानी हो चला था। पैरों के दूर दूर तक पानी की बूंदें बिछती जा रही थीं, ज़मीन गीली होती जा रही थी। और जैसे ही एक चुड़ैल ने उस पानी को छुआ, उसके नाखून जल गए। दूसरी चुड़ैल ने हमें छूने की कोशिश की, वो भी जलना शुरू हो गई। वो पानी को छू नहीं सकती थी। जैसे ही वो पानी को छूती, उनका शरीर जलने लगता। इस दुनिया में जल किसी चीज़ को गीला नहीं करता था, लेकिन हमारी दुनिया का ये कवच ऐसे पानी को छोड़ता था जो हर चीज़ को गीला कर सकता था। और ये चुड़ैलें पानी से ही रोकी जा सकती हैं। जैसे जैसे एक एक करके उनका शरीर जलता गया, वो हमसे दूर भागती गई। एक एक करके वहाँ से वो भाग चुकी थी, लेकिन एक चुड़ैल जिसे हमने वो सेब दिए थे, वो हमारी तरफ आंखें गड़ाए देखे जा रही थी। कब तक बचोगे? हम वापिस आएंगी और तुम्हें नोच कर खा जाएंगी। तुम्हारा शिकार किया जा सकता है, वो यहाँ पर वैध है। कब तक बचोगे? ये कहते ही वो वहाँ से उड़ चुकी थी और गायब हो चुकी थी। लेकिन हम पीछे नहीं मुड़ सकते थे, हमें आगे बढ़ना था। उन पेड़ों की दीवार की एक तरफ से निकलते हुए हम और जंगल के अंदर जाने लगे। हम रास्ता ढूंढ रहे थे, कहीं कोई मिले जो जवाब दे सके। वो चुड़ैल तो हमें आधे जवाब देकर ही हमारे पीछे पड़ गई थी। हमें और सवाल पूछने चाहिए थे ताकि जवाब तो मिल पाते। हम आगे बढ़ते रहे, आगे और घर नजर आए। वो भी झोंपड़ियों जैसे घर थे, लेकिन कुछ घर ईंटों के बने हुए थे, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसे घर। हमें डर लग रहा था, यहाँ पर भी चुड़ैलें हो सकती हैं जो वास बनाकर रह रही हो सकती हैं। हम अब उस गांव के अंदर नहीं जा रहे थे, बल्कि बाहर ही पेड़ के पीछे से देख रहे थे यहाँ कौन नजर आता है। सबसे पहले तो एक औरत नजर आई जिसने काला चोला पहना हुआ था। उसे देखकर डर लगने लगा। उसका चेहरा अलग था उन चुड़ैलों से, लेकिन यहाँ की चुड़ैलें ऐसी हो सकती हैं। उसने भी तो काला चोला पहना है। ये बातें करते हुए हम वहीं पर खड़े थे। उसके बाद हमें एक मर्द नजर आया जिसने भारी सी चीज उठा रखी थी और उसे लेता हुआ वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद हमें और भी कई औरतें नजर आईं जिन्होंने सफ़ेद, पीले और रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे। कई और लोग भी नजर आए और ये साधारण गांव नजर आ रहा था। हमें अब भी डर था। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई परेशानी ना हो जाए, लेकिन हमें किसी से बात तो करनी होगी ही। उसके बिना यहाँ खड़े खड़े हम कितना समय बर्बाद कर सकते हैं। हमें सामने एक आदमी नजर आया जो एक बड़े से औजार से लोहे को काटने की कोशिश कर रहा था। बार बार वो उसे काटे जा रहा था, वो उसे कट नहीं रहा था क्योंकि वो गलत तरीका अपना रहा था। धीरे धीरे चलते हुए हम उसके पास गए। पहले तो हमने बिल्कुल धीमी सी चाल रखी और ऐसा महसूस करवा रहे थे कि हम उन्हीं का कोई हिस्सा हैं, हम उसी गांव के हैं। किसी ने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कई लोग हमारे करीब से निकल गए और उन्हें भी लगा शायद हम यहीं के हैं। इसके बाद जैसे ही हम उस आदमी के पास पहुंचे, उससे सवाल करने लगे। हमारे कुछ सवालों को सुनकर ही वो समझ गया था हम यहाँ के नहीं हैं और वो हमसे पूछने लगा, ऐसे सवाल तुम क्यों कर रहे हो? इस गांव के तुम लगते नहीं, आए तुम सामने से हो, वो चुड़ैलों की बस्ती से आए हो। तुम वहाँ क्यों चले गए थे? तुम्हें वहाँ से क्या काम? हमने भी डरते डरते कहा, पहले आप बताइए, क्या यहाँ पर चुड़ैलें या शैतान तो नहीं रहते? आप हमारी तरह इंसान ही हो ना, हमें मार तो नहीं दोगे अगर हम सच बताएं? तो वो हंसने लगा।
यहाँ कोई एक दूसरे को मारता नहीं। तुम यकीनन इस दुनिया के नहीं लगते। अगर तुम इस दुनिया के होते तो ये मारने की बातें नहीं करते। क्या हुआ तुम्हारे साथ? इसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम इंसानों की दुनिया से आए हैं। यहाँ हम पेड़ों की वो चाबी लेने के लिए आए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं वो चाबी कहाँ से मिलेगी। हम सीधा पहुँच गए चुड़ैलों की उस बस्ती में। उसके बाद चुड़ैलें हमारे पीछे पड़ गई। वो तो हमें मारना चाहती थी। हाँ, मारना ही चाहेंगी। यहाँ के नियम के अनुसार किसी को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई और दुनिया से आ जाए, किसी को कौन सा पता चलेगा कोई मारा गया है। इसीलिए बहुत समय बाद शिकार मिला है तो वो शिकार के पीछे पड़ गई। लगता है नए नियम बनाने का समय आ गया है। ये चुड़ैलें दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को ऐसे तो मारने लगेंगी, कोई यहाँ नहीं आना चाहेगा। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या मतलब यहाँ ये किसी को नहीं मारती? तो वो कहने लगा, नहीं, यहाँ चुड़ैलें भी रहती हैं, कई शैतान भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं। एक दूसरे को कोई नहीं मारता। पेड़ों से हर चीज मिलती है। ये पेड़ों की दुनिया है और राजा पेड़ हैं, जो मांगो वो देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से युद्ध लड़ाई कुछ नहीं होता। लेकिन ये चुड़ैलों की प्रवृत्ति ऐसी ही है, मौका मिले तो कुछ भी करने को तैयार है। पहले से हमें लगता है चुड़ैलों के साथ रहा नहीं जा सकता, इन्हें खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ये पेड़ ऐसा भी होने नहीं देते। अब तुम बताओ, उस दुनिया से क्यों आए हो? क्या तुम्हें वो चाबी मिल गई है? उसके इस सवाल से ये तो पता चल गया था कि वो भी इस चाबी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। वो चाबी के बारे में हमसे सवाल किए जा रहा था और इसने हमारे मन में मायूसी भर दी थी। अगर आपको भी नहीं पता वो चाबी कहाँ से मिलती है तो हम ढूंढेंगे कहाँ से? वहाँ कई लोगों से पूछा गया, कोई नहीं जानता था चाबी कहाँ मिलती है। यहाँ पर कोई चाबी भी है जो दूसरी दुनिया में ले जाई जा सकती है, कोई जानता ही नहीं था। इसके बाद हम उस बस्ती से भी आगे निकले। हमें बताया गया था आगे और भी इंसानी बस्तियां हैं, शायद वहां पर कोई जवाब देने वाला मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना है, कई पिशाचों की बस्तियां भी मिलेंगी, कई शैतानों की बस्तियां भी मिलेंगी। किसी को ये मत बताना कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। ये कह देना इस गांव से आए हो और कोई भी तुम्हें मारेगा नहीं, कम से कम मरने से तो बच ही जाओगे। उस गांव से भी हम काफ़ी आगे निकल आए। बहुत मायूसी थी, कोई जवाब देने वाला मिलेगा या नहीं। जंगल के बीच में हमें अजीब पत्थरों की गुफाएं दिखी। वहाँ सफ़ेद रंग के इंसान थे जिन्होंने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था, लेकिन शरीर का आकार काफ़ी बड़ा सा था। उनकी चमड़ी भी पीले रंग की चमकीली थी। जैसे ही उनकी नज़र हम पर पड़ी, वो सूंघने के लिए भागते हुए हमारे करीब आ गए। हमें सूंघते सूंघते जैसे वो खाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन खुद को रोके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो हमारे खून को सूंघकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो हमारा खून पीना चाहते थे, लेकिन बंदिश होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। एक ने कहा भी था, स्वादिष्ट, बिल्कुल ताज़ा इंसान, स्वादिष्ट, लेकिन खाया नहीं जा सकता। हम खा नहीं सकते, लेकिन सूंघ कर ही मज़ा तो ले सकते हैं। काश तुम्हें खाने का मौका मिल जाए। अब हम जान गए थे हम पिशाचों के इलाके में हैं, और यहाँ भी कोई सवाल का जवाब दे दे तो इससे भी हमें खुशी मिल जाएगी, हम वापिस हो लेंगे। एक पिशाच जो बहुत बूढ़ा था, हम उसके पास पहुँच गए थे। हमें सूंघता हुआ वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उसने कहा था कि बहुत समय हो गया है, कभी उसने एक शिकार किया था। दूसरी दुनिया से कम ही लोग आते हैं। एक बार एक आदमी आया था और उसका खून पीने में बहुत मज़ा आया था, फिर भी उसे जान से नहीं मारा था। हमें यहाँ नियमों का अभी पालन करना पड़ता है, मारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खून पीने से मज़ा बहुत आया था। उस खून का स्वाद अब भी मुंह में है। पेड़ों से जो फल निकलते हैं खून वाले, वो फल भी वो स्वाद नहीं देते जो असली खून में होता है। उसकी बहुत बातें सुनी, उसने हमें पका कर रख दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो जवाब तो दिए जा रहा था। हमने कहा, हमें एक बात बताइए, बहुत सुना है पेड़ों की चाबी, पेड़ों की चाबी, कहाँ होती है ये पेड़ों की चाबी? क्या कोई जवाब दे सकता है? तो वो पिशाच अपने सर पर हाथ रखकर सोचने लगा, पेड़ों की चाबी? सुना तो नहीं है कभी पेड़ों की कोई चाबी होती है। क्या पेड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? सच में?
अगर ऐसा हो जाए तो इस दुनिया को बदल देंगे। शिकार खुलेआम किया जाएगा। अगर सच में कोई चाबी है तो बताओ। अगर तुम्हें कभी पता लगे तो हमें भी बताना, हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे। उसे भी ये पता नहीं था कि यहाँ कोई चाबी मौजूद है। आखिर ये कौन सी चाबी है जो इस पेड़ों की दुनिया में छिपी हुई है? क्या ये इतनी खास है कि कोई नहीं जानता? हम उससे बातें कर ही रहे थे, अचानक ही उन गुफाओं में भगदड़ सी मच गई। वहां पिशाच जैसे इधर उधर झांक रहे थे। उनके चेहरे बार बार आसमान की तरफ उठ रहे थे। थोड़ी देर बाद आवाजें आने लगी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? चुड़ैलें, ये यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे ही हमने अपनी नजरें ऊपर की, उड़ती हुई चुड़ैलें उस पूरे इलाके में भरती जा रही थीं। ये वही चुड़ैलें थीं जो हमसे पहले भी लड़ाई कर चुकी थी, हमें खाने की कोशिश कर चुकी थी। उन चुड़ैलों ने वो पूरा इलाका घेर लिया था और पिशाचों को भी बता दिया था, ये दूसरी दुनिया से आए हैं, इनका शिकार किया जा सकता है, इनका शिकार तुम कर सकते हो, तुम इनका खून पी सकते हो। अब इसके बाद उन पिशाचों की आंखें चमक गई थी। उन चुड़ैलों ने दोबारा हम पर हमला करने की कोशिश की थी। हमारे उस कवच से थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा था जो जमीन में छा गया था। वो चुड़ैलों को अब भी जला रहा था। लेकिन एक पिशाच जो हमारे करीब था, वो बूढ़ा पिशाच, उसने मेरे कवच के ऊपर से मुझे छुआ था और पानी को उंगलियों पर लगाकर चाटने लगा था और कहा, साधारण पानी है, इससे ये चुड़ैलें इतना क्यों डरती हैं? अब तक समझ में नहीं आया। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। ये पिशाच इस पानी से नहीं डरते, इनको नहीं रोका जा सकता पानी से। हमारे कदम पीछे हटने लगे थे। वो पिशाच धीरे धीरे डरते हुए करीब जरूर आ रहे थे। जलती हुई चुड़ैलों को उन्होंने देखा था, इसलिए वो घबराए हुए थे। हमें पता था ये पिशाच हमें मार डालेंगे, कम से कम खून तो चूस ही डालेंगे। हम पीछे हटने लगे थे और वहां से भागना चाहते थे। जैसे ही हमने भागना शुरू किया, पिशाच हमारे पीछे आने लगे थे। वो कुछ डरे हुए थे, हमें छू नहीं रहे थे। लेकिन कब तक? जब उन्हें पता चल जाएगा वो पानी को छू सकते हैं, वो हमें पकड़ने लगेंगे। वो बस अब पीछे भाग रहे थे और हम जंगल की तरफ। कोई और बस्ती ढूंढनी होगी, किसी और से जवाब ढूंढना होगा, यहाँ से दूर निकलना होगा। ये कहते हुए हम उसी जंगल में आगे की तरफ भागे जा रहे थे। तभी एक पेड़ से टकराए हम। हरे रंग का पेड़, जिसका तना भी हरा था। पत्ते नहीं थे, लेकिन टहनियां हरी और उनसे बूंदें टपक रही थीं। उसके पास का वो छोटा सा तालाब, मैं उसे पहचान गया था। हमारे उस घर के पास ऐसा ही हरा पेड़ लगा हुआ है, उसके पास भी ऐसा छोटा ही पानी का तालाब बना हुआ है, बिल्कुल वैसा पेड़। क्या इस दुनिया से वो पेड़ हमारी दुनिया में लाया गया है? लेकिन क्या ये पेड़ हमारी मदद करेगा? मैंने भागकर उस पानी में छलांग लगा दी। उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, हम डूबने वाले नहीं थे, लेकिन वो चुड़ैलें उस पानी के अंदर नहीं आ सकती थीं। पिशाच धीरे धीरे पानी में कदम रखने लगे थे। वो हमारे करीब आने लगे थे और यहाँ हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। एक पल के लिए लगा कि अब इनका शिकार बन जाएंगे, शायद हम जिंदा ना ही बचें, और अगर जिंदा बचें भी बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। ये हमें इसी तरह यहाँ खून चूसने के लिए रख लेंगे। साइमन ने कहा, कलाई पर बंधी ये छड़ी, ये रिंग जैसी कुछ तो करती होगी ये। हम उस छड़ी को आगे कर रहे थे, लेकिन वो छड़ी का आकार नहीं ले रही थी, ना ही वो पिशाचों को कुछ कर रही थी। एक पिशाच बहुत करीब आ चुका था। उसने उस रिंग को उंगली से छुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। ये हमारी मदद नहीं करने वाली। हम पीछे हटने लगे थे और उस तालाब से बाहर निकलने लगे थे। हम उस हरे पेड़ के आसपास लिपट गए थे और यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ चुड़ैलें, दूसरी तरफ पिशाच। अचानक उस छड़ी को छुआ हमने उस पेड़ से। वो पेड़ की तरह जड़ें निकालने लगी थी। उसकी जड़ें उस पेड़ में समाने लगी थी और उसके बाद वो तालाब का पानी एक ही क्षण में ज़मीन में समा गया। ज़मीन फटने लगी थी।
जमीन में दरारें आने लगी थी। वो पेड़ अपनी जड़ें जमीन से निकालने लगा था, एक रूप बनाने लगा था। उस रिंग से निकलने वाली जड़ें हमारी नसों में समाने लगी थी, वो हमारे शरीर का हिस्सा बनने लगी थी। कुछ जड़ें उस पेड़ में समा रही थी। इसके बाद जमीन से निकलने वाली वो जड़ें एक एक करके चुड़ैलों को पकड़ना शुरू हो गई, पिशाचों को जकड़ना शुरू हो गई। उनके दम को घोंट रही थी वो जड़ें जो हमारी सोच से चल रही थी, जैसे वो पेड़ हमारे कब्जे में आ गया हो। वो छड़ी यही काम करती होगी। उन पिशाचों और चुड़ैलों को दबोचा जा चुका था और धीरे धीरे भींचा जा रहा था। वो मरने की कगार पर थी और हमने सोचा हुआ था इन सबको मार ही देंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए। वो जड़ें ढीली हुई और वो सब वहां से भाग गए। हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उन जड़ों को। इसके बाद वो ज़मीन फटती रही और हम उसमें धंसते रहे। हम उन जड़ों का हिस्सा बनते हुए मिट्टी में धंस चुके थे और वो जड़ें हमारे मुंह पर भी जैसे लिपट गई थी। सांस नहीं रुक रही थी, जैसे सांस अपने आप आए जा रही हो। उन जड़ों से निकलने वाली हवा जैसे अपने आप हमारे फेफड़ों में जा रही थी और अब भी हम जिंदा थे, लेकिन उस मिट्टी में समाते जा रहे थे। हम काफ़ी नीचे एक गुफा में पहुंच गए थे। वो जड़ें अब भी हमारे शरीर से जुड़ी हुई थी। उस हरे पेड़ की नीचे जड़ सफ़ेद रंग से चमक रही थी। उसका एक रूप बना हुआ था। धीरे धीरे वो रूप बदल रहा था, जैसे अजीब पानी जैसा रूप हो, लेकिन सफ़ेद रोशनी छोड़ता हुआ। वो धीरे धीरे एक इंसानी रूप में आया और हमारे सामने उस चमक ने जैसे आंखें बंद कर रखी थी। उसके वो शब्द अपने आप जैसे दिमाग में पहुंच रहे थे। इन जड़ों के कारण हम उससे बातें कर पा रहे थे और मेरा सवाल था, कौन हो तुम, कैसी शक्ति हो? तो उसने कहा, मैं हूं इस दुनिया का राजा। पेड़, हम यहाँ इसी तरह रहते हैं। हर पेड़ इस दुनिया का एक राजा है। मैं ये पेड़ हूं जो इस दुनिया को चलाता है। हम एक दूसरे से मिलकर यहाँ नियमों का पालन करते हैं। हमारी ये दुनिया इसी तरह चल रही है, हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए हमने नियम बनाए हैं। हम यहाँ हर जीव को रहने देते हैं, उन्हें सब कुछ देते हैं और वो इसी तरह जीवित है। तुम इस दुनिया के नहीं हो, क्या करने आए हो यहाँ पर? मैंने कहा, मैं इंसानी दुनिया से आया हूँ और ये मेरे साथ साइमन, ये भी इंसानी दुनिया से है। हम यहाँ पर पेड़ों की दुनिया की चाबी लेने आए हैं। हमारी दुनिया में ऐसे पेड़ हैं जो ज़मीन में दरारें डाल रहे हैं। वो हमारी दुनिया को ख़त्म करने पर उतारू हो चुके हैं। हमें उससे छुटकारा चाहिए। हमें वो चाबी चाहिए जो गेट को खोल सके, ताकि उस शक्ति को आज़ाद किया जा सके। वो शक्ति दोबारा इस दुनिया में आ जाएगी, पेड़ों की दुनिया की शक्ति। तो वो पेड़ कहने लगा, हमारी दुनिया के पेड़ों को वहाँ पर इस तरह से बंदी बनाया गया है। क्या तुम जानते हो वो चाबी होती कहाँ पर है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ जुड़ चुका हूँ, तुम्हारे दिमाग के साथ भी जुड़ चुका हूँ। मैं तुम दोनों का दिमाग भी पढ़ चुका हूँ और मुझे पता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसने अपनी एक जड़ निकाली जो सफ़ेद रंग से चमक रही थी। वो जड़ अपने आप कटी और मेरे हाथ में आ गई। धीरे धीरे वो सड़ने लगी और काले रंग की हो गई। उसने एक आकार बनाया जो एक छोटी सी चाबी जैसा था। हमारी जड़ें, इस पेड़ की जड़ें ही चाबी हैं इस दुनिया की। इसी से ये दुनिया चलती है। तुम्हारी दुनिया में ये साधारण जड़ नहीं रहती, बल्कि शक्ति वाली वो जड़ हो जाती है जो ऐसे पेड़ों का निर्माण करती है जो दुनिया को चलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से इंसानों की दुनिया है? अगर हमारे ये पेड़ वहाँ ना होते तो तुम कब के मर चुके होते। कोई शक्ति तुम्हें जिंदा नहीं रख सकती। कोई दुनिया हमारे बिना चल नहीं सकती। हम असल में हर दुनिया को चलाते हैं। ये चाबी तुम्हारी दुनिया में भी किसी काम की होगी, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद ज़मीन फटने लगी और हमारे शरीर ऊपर की तरफ उठने लगे। साइमन सबसे पहले मिट्टी को फाड़ता हुआ ऊपर निकल गया, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर गया, दोबारा नीचे आ गया। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था,
मैंने तुम दोनों का दिमाग पढ़ा है। इस चाबी का इस्तेमाल करने के बाद इस चाबी को इसी दुनिया में फेंक देना, उस ताले को बंद कर देना। अपनी दुनिया में इस चाबी को संभाले मत रखना। तुमने नाम सुना होगा पंचसूत्र का। वो शैतान इन चाबियों का इस्तेमाल करना चाहेगा और मुझे डर है वही इन चाबियों को मंगवा रहा है। तुम इस चाबी का इस्तेमाल किए बिना अपनी दुनिया को बचा नहीं पाओगे, इसीलिए तुम्हें ये चाबी मुझे देनी ही होगी। लेकिन इसे वापस ज़रूर फेंक देना, किसी के हाथ मत लगने देना। तुम्हारी दुनिया भले ही उन शैतानी पेड़ों से बच जाए, लेकिन पंचसूत्र, वो भयानक शैतान, तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर देगा। उसके बाद 2 चाबियां उसे और चाहिए होंगी। तुम ये दूसरी चाबी लेकर जा रहे हो। 2 वो खुद ला सकता है, क्योंकि इस चाबी के बाद वो घर के अंदर आ पाएगा। इस बात का ध्यान रखना, किसी पर भरोसा मत करना। ये कहने के बाद मुझे भी उस ज़मीन से बाहर निकाल दिया गया था। साइमन पहले ही बाहर खड़ा था और मैं भी उसके साथ था। मैं अब भी इस पेड़ से जुड़ा था और अचानक मैंने कहा, वो चुड़ैलें हमें वो रास्ते से निकलने नहीं देंगी। वो हमें पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगी और वो उन पिशाचों का भी इस्तेमाल करेंगी। क्या करें हम? उस पेड़ ने हमारे शरीर से अपनी वो जड़ें निकालना बंद कर दी थी। वो छड़ी भी उससे अलग हो गई थी, लेकिन वहाँ जड़ों से अपने आप एक टोकरा बना जिसमें ढेर सारे सेब और अलग अलग फल थे। जबकि दूसरी तरफ जड़ों से एक चमकीला सा मर्तबान बन गया जिसमें लाल रंग का कुछ था। उसकी बदबू खून जैसी थी। खून भरा एक मर्तबान और फलों से भरा एक बड़ा सा टोकरा, उन दोनों को हम आगे ले जा रहे थे। उस खून वाले मर्तबान को उस पिशाचों की बस्ती में छोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे और हमें आसानी से आगे जाने दिया। इंसानों की बस्ती पार करने के बाद उन्हीं चुड़ैलों की बस्ती में पहुँचे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन ढेर सारे उन फलों को देखकर वो उन पर टूट पड़ी थी। वो हमसे मांग रही थी, क्योंकि वो फलों को ना तो तोड़ सकती थी ना चुरा सकती थी, इसीलिए वो उन्हें खा नहीं पाती थी। एक एक उस फल को हमसे उन्होंने लिया और वो इतने फल थे, सबको ढेर सारे मिले। हर चुड़ैल खुश थी उस बस्ती की और हमें आगे जाने दिया। उस चाबी को लेकर उन्हीं काले पर्दों को फाड़ते हुए हम अपनी दुनिया में पहुंच आए थे और जैसे ही अपनी दुनिया में कदम रखा, घर के अंदर पेड़ों की जड़ें पहुंची हुई थीं। वो जड़ें हिल रही थीं, छोटे छोटे कीड़ों की तरह। वो घर के अंदर घुस रही थी और कमरों के अंदर जा रही थी। वो पूरे घर को धीरे धीरे खाने ही वाली थी और मैं भागता हुआ बाहर निकला था। बाहर साइमन के पिता पहले से ही एक जड़ के कब्जे में थे। वो जैसे उससे बचने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ छोटे छोटे पौधे इंसानों की तरह भागते हुए ज़मीन को खोद रहे थे और जड़ों को उसमें गाड़े जा रहे थे ताकि और पौधे निकल सकें। वो शिकार कर रहे थे और अब 4 दीवारी के अंदर पहुँच आए थे। उनके आकार बड़े होते जा रहे थे। भागता हुआ मैं उस गेट की तरफ गया था और साइमन मेरे पीछे था, लेकिन वो काफ़ी पीछे रह गया। मैं छलांगे लगाता हुआ उस गेट तक पहुंचा और जैसे ही मैंने वो चाबी लगाई, एक सफ़ेद रोशनी हर तरफ छा गई। वो रोशनी जैसे ही घर के अंदर फैली, हर पौधा मिट्टी बनकर ज़मीन में ही गिर गया। उस गेट के अंदर का हर शैतानी पौधा और जड़ जैसे वापस ज़मीन में समा गया था और दोबारा साधारण सा ये घर लगने लगा था। हिलते हुए वो पेड़ जो इस गेट के बाहर थे, वो साधारण हवा में उड़ते हुए पेड़ लग गए थे। दरारें जो इस ज़मीन में आई थी, जिससे लाल रंग की वो रोशनी निकल रही थी, उनके नीचे से दिखने वाला वो ज्वालामुखी भी गायब हो गया। बस ये दरारें भी भर गईं और साधारण ज़मीन लगने लगी थी। साइमन के पिता वहाँ ज़ख्मी थे और खड़े हुए थे। वो कहने लगे, तुमने आखिरकार इस चाबी का इस्तेमाल कर ही दिया और पेड़ों को रोक ही दिया। अब हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। मैं भी बच गया और इन पेड़ों की शक्ति को भी बांध दिया गया। इसके बाद मुझे याद था, इस चाबी को दोबारा उसी दरवाजे के पार फेंकना है। कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। हमें जल्दी घर के अंदर जाना होगा।
इसके बाद हम उसी घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन साइमन के पिता घर के अंदर नहीं आ सकते थे। वो कहने लगे थे, मैं घर के अंदर नहीं आ पाऊंगा, तुम इसे ना फेंको, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है भविष्य में ऐसी शक्तियां दोबारा आ जाएं। वो पेड़ बहकाते हैं, उनके बहकावे में मत आना, इस चाबी का इस्तेमाल करो। मैं कहता जा रहा था, नहीं, मैंने वादा किया है उस दरवाजे के पीछे इस चाबी को फेंकना है। उस चाबी को मैंने हथेली पर रखा हुआ था और साइमन के पिता भागते हुए एक भेड़िए के रूप में आ गए थे। उनके एक हाथ में वो भेड़िए की चाबी थी जो कब उनके पास पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। पहले दरवाजे को खोलने के बाद वो चाबी उन्होंने मुझसे ले ली थी। भागते हुए उन्होंने मेरी हथेली से वो पेड़ की चाबी पकड़ी और दोनों चाबियां हाथ में आते ही वो दरवाजे के रास्ते मेरे घर के अंदर पहुंच आए। वो पिशाच उन्हें रोक नहीं रहे थे क्योंकि वो भी एक जड़ के सहारे इस घर से जुड़ चुके थे। उनके पास भेड़िए की चाबी की शक्ति और पेड़ की चाबी की शक्ति थी, लेकिन क्यों वो ये कर रहे हैं? वो भागते हुए उस मकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे। उनके हाथ में वो छोटी मकड़ी थी जो उस गुफाओं से निकल रही थी। मकड़ी, वो ये मकड़ी का दरवाजा खोल सकती है, मैंने ये कहा। अचानक उस मकड़ी को लगाकर साइमन के पिता उस मकड़ी के दरवाजे के अंदर चले गए थे और उनकी हंसी बहुत भयानक थी। उनके आखिरी शब्द थे, पंचसूत्र आ रहा है। मैं और साइमन घबराए हुए वहां खड़े थे। हम दोनों को नहीं पता था आखिर क्या हुआ है। पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो किसी शाप से बंध गए हैं? पहले वो ऐसे नहीं थे। मैं भी हैरान था और मुझे अब साइमन पर भी शक था क्योंकि उसके पिता ने मुझे धोखा दे दिया था। वो चाबी को ले गए थे और ये दो शक्तिशाली चाबियां लेकर वो तीसरे दरवाजे के पार भी चले गए थे। हमें पता करना होगा ये पंचसूत्र क्या है। हम उस लाइब्रेरी में पहुंचे और वहां उस पंचसूत्र की वो किताब में हम पढ़ने लगे थे जिसके शब्द उल्टे पुल्टे थे, लेकिन साइमन का हाथ लगने के बाद वो किताब अपने आप शब्द सीधे करने लगी थी। पंचसूत्र की जानकारी थी, एक ऐसा शैतान जो 4 दरवाजों की शक्तियों से मिलकर बनता है, उसे पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन वो दोबारा किसी न किसी रूप में जिंदा हो गया और वो साइमन का पिता है। वो पंचसूत्र का छोटा रूप जो 4 चाबियों को इकट्ठा करके अपने असली रूप में आएगा और इंसानों की दुनिया पंचसूत्र की दुनिया बन जाएगी। ये सब पढ़ने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे और साइमन भी हैरान था। लेकिन मेरे पिता ऐसे कैसे हो गए? हमारे पास कोई जवाब नहीं था और रोकने का कोई तरीका भी नहीं। उन किताबों को खंगालने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने अपनी वो इतिहास की किताब सामने रखी। मेरा सवाल पिशाच से था, अगर वो जवाब ना देता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। उस पिशाच की उंगली लगने के बाद वहाँ जो शब्द आए थे उसने हमारे होश उड़ा दिए थे। मेरे चाचा जी जिन्हें मुर्दा समझा जाता है, असल में वो मरे नहीं, जिंदा हैं। वो 5वें दरवाजे के पार मुर्दों की दुनिया में हैं और उन्हें वहाँ से लाना होगा। अगर वो 5वें दरवाजे से पहले यहाँ आ जाते हैं तो वो पंचसूत्र को रोक सकते हैं, लेकिन अगर पंचसूत्र इन 2 चाबियों के बाद वो 2 दूसरे दरवाज़ों की चाबियां ले आता है तो 4 दरवाज़ों की चाबियों से वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और उसे शायद मेरे चाचा जी कभी रोक ना पाएं। तो अगला एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाला है। हम 5वें दरवाजे का सफ़र करने वाले हैं और वो है मुर्दों की दुनिया। हमें मुर्दों की दुनिया में जाना होगा पंचसूत्र के 4 चाबियों को इकट्ठा करने से पहले। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्या हम पंचसूत्र को रोक पाएंगे और मुर्दों की दुनिया से क्या लाना होगा हमें वो भी नहीं पता। ये सब पता चलेगा अगले एपिसोड में जो होगा इस सीजन का आखिरी एपिसोड।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।